स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री, नेविगेटर, स्क्रीन और फॉर्म ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने वेब पेजेस को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक कवर किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम वेब पेज के बैकग्राउंड को डायनेमिकली कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हमने जो बैकग्राउंड है या बॉडी का टैग है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं बीजी कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड, हमने इन एट्रीब्यूट्स को रन टाइम पे कंट्रोल करना सीखा और उन्हें चेंज करना सीखा। बेसिकली हमने जो डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हायरार्की है हमने उसे फॉलो करते हुए इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया और फिर हमने जो है अकॉर्डिंगली उन्हें चेंज कर दिया। अब इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो वेब पेज का बैकग्राउंड था वो डायनामिक बिहेव करने लगा। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें यूज़र जो है वो एक इनपुट बॉक्स के अंदर बीजी कलर टाइप करता है और वही कलर जो है वो बैकग्राउंड पे सेट हो जाता है। इसी तरह से हमने जो है टेक्स्ट के लिए ऑप्शंस दी यूज़र को। यूज़र जिस कलर के ऊपर क्लिक करता था वही कलर जो टेक्स्ट कलर के तौर पे सिलेक्ट हो जाता था। इसी तरह से हमने वेब पेज पे कुछ इमेजेस ऐड की। यूज़र जिस इमेज पे क्लिक करता था वही इमेज जो है वो उस वेब पेज के बैकग्राउंड पे सेट हो जाती है। उसके बाद हमने इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। हमने इमेज ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बनाई जिनमें इमेज रोल ओवर, कि आप जैसे ही एक इमेज के ऊपर माउस को लेके जाते हैं वो इमेज जो है वो चेंज हो जाता है और एक दूसरा इमेज हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। हमने जैसे ही माउस को हटाया उस इमेज से तो हमें दोबारा पहले वाला इमेज नज़र आना शुरू हो गया। तो बेसिकली हमने एक फ़ंक्शन लिखा था और जो वो फंक्शन उस इमेज के सोर्स को एक्सेस करता है और उसकी जगह दूसरे इमेज का सोर्स जो है वो असाइन कर देता है। हमने उस फंक्शन को इमेज के ऑन माउस ओवर के इवेंट के ऊपर कॉल किया और साथ में नए इमेज का जो सोर्स है वो पास कर दिया। इसके बाद हमने ऑन माउस आउट के इवेंट के ऊपर दोबारा से उस फंक्शन को कॉल किया और पहले वाले फंक्शन का जो सोर्स है वो पास किया। इस तरह से हमें दोबारा पहले वाला जो इमेज है वो नज़र आना शुरू हो गया। इसके बाद हमने इमेज प्रीव्यू की एप्लीकेशन बनाई जिसमें हमारे पास एक बड़ा इमेज बॉडी के टैग में हमें नज़र आ रहा था और हमने और उस इमेज के नीचे मल्टीपल स्मॉल इमेजेस थे। हम जैसे ही उस स्मॉल इमेज पे क्लिक करते हैं तो जो बड़े इमेज की जगह वो स्मॉल इमेज जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता था। इसके बाद हमने इमेज स्लाइड शो जो है उसकी एप्लीकेशन बनाई। इमेज स्लाइड शो बेसिकली एक बड़े साइज़ का इमेज जो है वो बॉडी के टैग में डिस्प्ले हो रहा था और उस इमेज के नीचे हमारे पास जो है वो दो बटन्स बने हुए थे, छोटे इमेजेस थे, नेक्स्ट और प्रीवियस के। हम जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे पास जो है वो इमेज चेंज हो जाता और उसकी जगह एक नया इमेज डिस्प्ले हो जाता। हम प्रीवियस के ऊपर क्लिक करते तो जो लास्ट इमेज था वो नज़र आना शुरू हो जाता। तो इस तरह से हमने स्लाइड शो डिज़ाइन किया। फिर लेक्चर के आखिर में हमने डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा कि डेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो
हम कैसे क्रिएट करते हैं, और डेट ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं हमने वो स्टडी किए। उन मेथड्स के थ्रू हम सिस्टम डेट और टाइम को कैसे एक्सेस करते हैं। हमने इन मेथड्स को यूज़ करते हुए एक डिजिटल क्लॉक जो है वो डिज़ाइन की, जो कि वेब पेज के ऊपर सिस्टम का टाइम डिस्प्ले कर रही थी। हमने उस फंक्शन को जो है सेट टाइम आउट के फंक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली कॉल किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो टाइम ऑटोमेटिकली जो है अपडेट होता रहे, और वो जो क्लॉक है वो मोस्ट रिसेंट टाइम जो है वो हमें दिखा रही थी। आज का जो लेक्चर है हम इसमें मज़ीद कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हायरार्की का पार्ट हैं उन्हें स्टडी करेंगे, और उनसे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके थ्रू हम जो वेब पेज है उसके कंटेंट्स को कंट्रोल करेंगे। जो आज सबसे पहला ऑब्जेक्ट जिसे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है वो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है। फिर हम नेविगेटर का ऑब्जेक्ट देखेंगे। फिर हमारे पास जो है वो स्क्रीन का ऑब्जेक्ट है, और फाइनली हम जो है फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो URLs हैं जिन्हें एक यूज़र ने विज़िट किया है उन्हें कीप करता है। आपने एक ब्राउज़र विंडो ओपन की और उस विंडो के थ्रू आपने डिफरेंट पेजेस को जो है एक्सेस किया, तो जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो उस ड्यूरेशन में आपने जितने पेजेस विज़िट किए हैं उन तमाम पेजेस के URLs को अपने पास स्टोर करता है, और हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन URLs को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो विंडो ऑब्जेक्ट जो कि डॉम मॉडल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे या टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट है। और अगर हम हिस्ट्री को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो मेथड है उसका window.history हम लिखेंगे हम, तो इस तरह से हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जब हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यूज़ करते हुए यूज़र को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो नेक्स्ट या बैक या फॉरवर्ड मूव कर सकता है। हम अपने वेब पेज में जो है नेक्स्ट और फॉरवर्ड के बटन बना देते हैं। यूज़र जब इसी तरह से बैक और प्रीवियस का बटन भी होता है। यूज़र जैसे ही प्रीवियस प्रेस करता है तो वो जो इस पेज से पहले उसने आखिरी पेज एक्सेस किया था वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से जब वो नेक्स्ट या फॉरवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो जो नेक्स्ट पेज जहाँ से वो वापस आया था वहाँ पे दोबारा मूव हो जाता है। तो बेसिकली जब हमने इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए हम हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है यूज़ होती है वो लेंथ की प्रॉपर्टी है। बेसिकली लेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो बताती है कि इस करंट टाइम के ऊपर हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट में टोटल कितने URLs हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से कहें कि जो लेंथ की प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि यूज़र ने अभी जो करंट ड्यूरेशन है इसमें कितने पेजेस को विज़िट किया है। अगर हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड जो है वो बैक का मेथड है। बैक मेथड बेसिकली लोड्स द प्रीवियस URL इन द हिस्ट्री लिस्ट। अगर हम एक पेज के ऊपर हैं और उससे पहले जो हमने पेज विज़िट किया था उसकी URL को लोड करवाने के लिए हमारे पास जो है वो बैक का मेथड है। इसी तरह से हमारे पास फॉरवर्ड का मेथड है। अगर हम किसी पेज से वापस किसी पेज पे आए हैं और हम दोबारा से वो उसी पेज पे जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड URL हमें चाहिए।
तो उस टाइम इंस्टेंस के ऊपर हम जिस URL पे हैं उस लिस्ट के उससे जो नेक्स्ट URL है उसको लोड करता है फॉरवर्ड का। इसी तरह से अगर हम जो है वो किसी URL के ऊपर हैं, किसी पेज के ऊपर हैं और हम वहाँ से जंप करना चाह रहे हैं किसी हिस्ट्री लिस्ट की किसी और URL के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो गो का मेथड है। इस गो के मेथड को हम यूज़ करते हुए किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री लिस्ट के किसी स्पेसिफिक आइटम पे हम जंप कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के। आइए हम एक एग्जांपल में जो है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को जो है वो यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग जो है फंक्शंस ऐड करते हैं वेब पेजेस में। अगर आप इस स्लाइड के कोड को देखें तो जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो हिस्ट्री की लेंथ को एक्सेस कर रही है और हमने वेब पेज पे लिखा जो हिस्ट्री लेंथ है वो हमने जो है राइट करवाई है। इसके बाद आप देखें कि हमने एक गो बैक का फंक्शन जो है वो लिखा है। गो बैक बेसिकली ये जो है हिस्ट्री का जो मेथड है बैक का उसे कॉल कर रहा है और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें जो है वो जो प्रीवियस URL है वो लोड होगी और हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह से हमने गो फॉरवर्ड का जो है फंक्शन लिखा है जो कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के फॉरवर्ड मेथड को कॉल कर रहा है और हम बेसिकली जो जिस करंट URL के ऊपर हैं अगर लिस्ट में इससे आगे कोई URL है तो वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद देखें आपके हमने जो बॉडी का टैग है इसमें हमने एक हेडिंग लिखी है दिस इज़ द फर्स्ट पेज और उसके बाद हमने एक पेज को लिंक किया है हिस्ट्री 1 के नाम से है और वहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा है लिंक का वो गो टू नेक्स्ट पेज। इस टेक्स्ट लिंक से नीचे आप देखें जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें हमने एक बटन जो है इनपुट टाइप बटन ऐड किया है और उस बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने गो बैक का फंक्शन कॉल किया। अब आप देखेंगे जो गो बैक का फंक्शन है वो जो प्रीवियस आइटम है हिस्ट्री लिस्ट में वहाँ उसे लोड करेगा और हमें ट्रांसफ़र कर देगा उस URL पे। इसी तरह से हमने गो फॉरवर्ड का जो फंक्शन है उसे कॉल किया हुआ है। उसके लिए हमने एक और जो है इनपुट बटन बनाया और उसकी जो वैल्यू है उसे गो फॉरवर्ड हमने सेट किया। इट मीन्स के जो बटन के ऊपर वैल्यू लिखी हुई आएगी वो गो फॉरवर्ड होगी और इसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने गो फॉरवर्ड का जो फंक्शन हमने लिखा था उसे हमने कॉल किया। अब आप देखें कि हम जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गो फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन ये करेगा कि जो अगर हिस्ट्री लिस्ट में कोई नेक्स्ट जो आइटम है उसे लोड करेगा और हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगर हम इस समराइज़ करें इस सारे एग्जांपल को तो इसमें हमने सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक है उसमें हिस्ट्री की लेंथ हमने लिखी है कि अभी तक यूज़र ने कितने पेजेस को विज़िट किया है। उसके बाद हमने जो फंक्शन गो बैक और गो फॉरवर्ड के दो फंक्शंस लिखे हैं जो कि प्रीवियस और नेक्स्ट URL को लोड कर रहे हैं और हमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हमने जो बॉडी का टैग है उसमें कुछ जो है हेडिंग लिखी और हेडिंग के बाद एक लिंक ऐड किया ताकि हम ब्राउज़ करें और हिस्ट्री में जो है वो URLs ऐड होती हैं और हम देख सकें कि जो हम मूव और बैक कैसे फॉरवर्ड हो सकते हैं।
आइए हम इस कोड को ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो जो हमें आउटपुट नज़र आ रही है उस कोड की, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा था। तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसे हमने पेज लोड किया तो इस पेज की URL जो है वो हिस्ट्री लिस्ट में इंक्लूड हो गई। तो हमारे पास जो अभी फ़िलहाल जो हिस्ट्री लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो हमारे पास एक है जो कि इस पेज की URL है। तो आप देखेंगे हमारे पास जो वेब पेज का बिल्कुल टॉप है वहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने जो कोड है उसमें सबसे पहली लाइन जो है वो हिस्ट्री लिस्ट की लेंथ को हमने डिस्प्ले किया था। इसके बाद आप देखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट पेज, जो हमने हेडिंग लिखी थी वो नज़र आ रही है। और इसके बाद हमारे पास एक लिंक बना हुआ आ रहा है गो टू नेक्स्ट पेज, और उस पेज के जो बिल्कुल नीचे हमारे पास 2 बटन्स हैं, गो बैक और गो फॉरवर्ड के। अभी आप देखें अगर हम इन बटन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है हिस्ट्री लिस्ट में कोई मज़ीद जो है वो आइटम नहीं है, ना प्रीवियस पे जाने के लिए और ना फॉरवर्ड जाने के लिए। तो हमारे पास यही पेज जो है वो लोड हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें जैसे ही मैं क्लिक किया इस पे तो हम एक दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो गए। अब आप देखेंगे हम जैसे ही इस पेज पे हम ट्रांसफ़र हुए हैं तो जो हिस्ट्री की लेंथ है वो 2 हो गई, और अब हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज़ द सेकंड पेज। उसी तरह से इस पेज में भी हमारे पास एक नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए जो है लिंक बना हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हम 3rd पेज पे ट्रांसफ़र हो गए, और इसके लिए आप देखेंगे हमारे पास जो हिस्ट्री लेंथ है वो 3 आ गया, क्योंकि अब 3 URLs जो हैं वो हिस्ट्री लिस्ट में हैं। अगर हम अब गो बैक पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हम दोबारा से सेकंड वाले पेज पे आ गए, और यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड जो है वो क्लिक करते हैं तो हम 3rd पेज पे चले जाएंगे। तो ये बटन्स जो हैं वो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की जो मेथड्स हैं उन्हें कॉल करते हैं, जो कि हिस्ट्री लिस्ट में से नेक्स्ट और प्रीवियस जो आइटम्स हैं उन्हें लोड करते हैं और हमें ब्राउज़र जो है उस URL पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और उसके मेथड्स को यूज़ करते हुए हम जो है रीड कर सकते हैं हिस्ट्री लिस्ट में URLs को, और यूज़र को जो है वो बैक और फॉरवर्ड की जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो है इसे पढ़ते हैं। बेसिकली जो नेविगेटर ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे डोम हायरार्की में देखें तो विंडो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे जो है वो नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है। नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़र का जो ब्राउज़र है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कीप करता है, और हम जो है नेविगेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़र का जो ब्राउज़र है और या उसका जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कई फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो सबसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से ऐप कोड नेम की प्रॉपर्टी है। अगर हम यूज़र का जो ब्राउज़र है उसके जो कोड नेम है उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऐप कोड नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखना चाह रहे हैं कि यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है उसका नेम हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास ऐप नेम की प्रॉपर्टी है। अगर हम यूज़र का जो ब्राउज़र है उसके वर्जन को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है ऐप वर्जन की प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है हम यूज़र के ब्राउज़र को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट मेथड्स की बात करें तो जो नेविगेटर ऑब्जेक्ट है उसका एक मेथड है जावा इनेबल्ड। बेसिकली अगर हम ये देखना चाहें कि जो यूज़र का ब्राउज़र है उसमें
जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम जावा इनेबल्ड का जो मेथड है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर जावा स्क्रिप्ट का जो है कोड हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं ब्राउज़र पे, तो जावा इनेबल्ड होना चाहिए। हम अपने कोड में जैसे कोड लोड होता है उससे पहले चेक कर सकते हैं कि जावा जो है वो इनेबल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो हम अपने कंटेंट्स को हाइड कर लेते हैं और यूज़र से कहते हैं कि वो पहले जावा को जो है वो इनेबल करें। तो इस तरह से जो जावा का स्टेटस जो है उसे चेक करने के लिए हम जावा इनेबल्ड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल में यूज़ करते हैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। बेसिकली हम यूज़र के जो ब्राउज़र है उसे डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। जो यूज़र का ब्राउज़र है उसकी डिटेक्शन जो है वो कई तरह से हमें बेनिफिट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ब्राउज़र स्पेसिफ़िक कोड लिखना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम CSS के थ्रू जो एलिमेंट्स हैं वेब के उनकी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि जो ब्राउज़र्स हैं वो डिफरेंट समटाइम्स तरीके से डिस्प्ले करते हैं वेब पेजेस को। तो हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कि यूज़र कौन सा ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर रहा है, और उसके बाद हम वही स्पेसिफ़िक स्टाइल जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि जो कंटेंट्स हैं वो हर तरह के ब्राउज़र में हमें जो है वो प्रॉपर वे में नज़र आएँ। इसी तरह से जो यूज़र का ब्राउज़र है समटाइम्स हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो स्पेसिफ़िक ब्राउज़र यूज़ करेगा तभी वो हमारे वेब कंटेंट्स को देख सकता है। तो इस तरह से हम यूज़र के ब्राउज़र को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद अगर यूज़र ने वो स्पेसिफ़िक ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा तो हम अपने कंटेंट्स वेब के जो है वो यूज़र को डिस्प्ले नहीं करते। तो इस तरह से ब्राउज़र डिटेक्शन के थ्रू हम दो बेनिफिट्स जो हैं वो अचीव करते हैं। पहला ये कि हम जो है वो ब्राउज़र स्पेसिफ़िक कोड लिख सकते हैं, और सेकेंडली हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो यही स्पेसिफ़िक ब्राउज़र जो है वो यूज़ करें हमारे वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। आइए इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम यूज़र के ब्राउज़र को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइटेड कोड को देखें तो इस कोड में हमने जो नेविगेटर का ऑब्जेक्ट है, नेविगेटर डॉट ऐप नेम, ऐप नेम की जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस किया है, और उसे हमने एक वेरिएबल है ब्राउज़र नेम उसे असाइन किया है। अब आप देखें कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो यूज़र का जो ब्राउज़र है उसका नेम रिटर्न करेगी, और वो वेरिएबल ब्राउज़र नेम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हम नेविगेटर डॉट ऐप वर्जन, हमने जो ब्राउज़र का वर्जन है उसे एक्सेस किया और उसे जो है हमने स्टोर किया वेरिएबल ब्राउज़र वर्जन में। अब आप देखें कि इस कोड में हमने जो टेक्स्ट लिखा है वेब पेज पे, हमने लिखा उसमें हमने एक मैसेज लिखा जिसमें हमने यूज़र को बताया कि आप ये जो ब्राउज़र है वो यूज़ कर रहे हैं और आपके ब्राउज़र का वर्जन ये है। आप देखें कि हमने ब्राउज़र को जो है उसका नेम हमने डिटेक्ट किया। हम चाहें तो इसमें इफ़ की कंडीशन के थ्रू हम जो है वो कंटेंट्स जो हैं उन्हें जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर वर्जन वेब जो ब्राउज़र है वो ये स्पेसिफ़िक ब्राउज़र है तो उसे ये कंटेंट्स नज़र आएँ, अगर यूज़र ये स्पेसिफ़िक ब्राउज़र जो है यूज़ कर रहा है तो उसे इस तरह के कंटेंट्स नज़र आएँ। नेविगेटर ऑब्जेक्ट के बाद जो थर्ड ऑब्जेक्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। आजकल यूज़र्स जो हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस करते हैं वेब को। अब ये जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं इसमें जो स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट होता है। आप जो है
मल्टीपल साइज़ की स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। अगर आप एक बहुत अच्छा जो है वो लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन साइज़ स्पेसिफिक जो है वो लेआउट लिखते हैं। आपने जो है वो यूज़र की स्क्रीन जिस साइज़ की होगी उसी तरह से जो है वो वेब पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इस पर्पज़ के लिए हमें जो है वो यूज़र की स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जो स्क्रीन का ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये यूज़र जो है उसके स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन कीप करता है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज़र की स्क्रीन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हमने यूज़र के स्क्रीन साइज़ जो है उसे डिटेक्ट किया। अब हम अकॉर्डिंगली ही जो है जो इमेजेस और ग्राफिक्स हमने वेब पेज पे दिखाने हैं उनके साइज़ को जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से हमने स्क्रीन साइज़ के स्पेसिफिक जो है वो कोड लिख सकते हैं यूजिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट। अगर हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है पहली प्रॉपर्टी है वो अवेल हाइट यानी अवेलेबल हाइट। हमारे पास जो यूज़र की स्क्रीन है उसमें से अगर हम विंडोज़ टास्क बार के एरिया को एक्सक्लूड कर दें तो जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो हाइट है उसे वो हाइट रिटर्न होगी इस प्रॉपर्टी के थ्रू। इसी तरह से हमारे पास अवेल विड्थ जो अवेलेबल विड्थ है यूज़र स्क्रीन की उसे अगर हमने रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास अवेल विड्थ की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से कलर डेप्थ की प्रॉपर्टी है जो कि कलर डेप्थ रिटर्न करती है यूज़र स्क्रीन की। हमारे पास हाइट की प्रॉपर्टी है। अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे देखा अवेल हाइट की प्रॉपर्टी थी तो उसमें जो विंडोज़ टास्क बार था वो एक्सक्लूडेड था। इस प्रॉपर्टी में जो फुल स्क्रीन साइज़ है वो रिटर्न होता है। इसी तरह से विड्थ प्रॉपर्टी है अगेन जो अवेल विड्थ की प्रॉपर्टी थी वो जो टास्क बार है उसे एक्सक्लूड करने के बाद विड्थ रिटर्न कर रही थी। तो अगर हम जस्ट विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो फुल स्क्रीन विड्थ जो है वो रिटर्न करेगी। आइए हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि हम स्क्रीन के ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं यूज़र के स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। आप हाइलाइटेड कोड में देखें कि हमने वेब पेज पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन के थ्रू हमने लिखा है अवेलेबल हाइट, ये मैसेज है, और उसके बाद स्क्रीन डॉट अवेल हाइट। तो जिस स्पेसिफिक स्क्रीन पे ये वेब पेज ओपन होगा उसकी जो अवेलेबल हाइट है इट मींस के जो टास्क बार या उससे एक्सक्लूड करके जो हाइट बाकी बचती है वो हमें रिटर्न होगी। इसी तरह से हमने जब लिखा स्क्रीन डॉट अवेल विड्थ तो अवेलेबल विड्थ रिटर्न होगी। और इसी तरह से हमारे पास जो है स्क्रीन हाइट और स्क्रीन विड्थ जो है वो रिटर्न हो रही हैं। तो इसमें जो टास्क बार से ने एरिया कवर किया हुआ है स्क्रीन का वो शामिल होगा और फुल स्क्रीन हाइट और विड्थ हमें रिटर्न होगी। अब आप देखेंगे हमने यूज़र से जो स्क्रीन की हाइट है और विड्थ है वो हमने रिटर्न करवा ली। अब इसकी बेस के ऊपर हम ये चेक्स लगा सकते हैं कि अगर हाइट और विड्थ इतनी है तो ये स्पेसिफिक जो स्टाइल शीट है वो इंक्लूड हो। अब उस स्टाइल शीट के अंदर हम उस हाइट और विड्थ जो है उससे स्पेसिफिक लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप देखेंगे जो स्क्रीन का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को वेबसाइट का जो लेआउट है उसे स्क्रीन साइज़ के स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो यूज़र अगर मोबाइल डिवाइस में ओपन करता है वेब पेज को तो उसमें भी वो प्रॉपर वे में नज़र आएगी, और इसी तरह से अगर वो एक बड़े साइज़ की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है तो उस पे भी जो है वो वेब पेज जो है वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले होगा। आइए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि अभी जिस मशीन पे ये जिस स्क्रीन पे ये पेज ओपन होगा तो उसकी जो हाइट और विड्थ है वो क्या है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें जो आउटपुट नज़र आ रही है उसमें आप देखें कि अवेलेबल हाइट जो है वो 738 है, इसी तरह से अवेलेबल विड्थ जो है वो 1366 है। हाइट और विड्थ के लिए भी यही वैल्यू रिटर्न हो रही है। इट मींस के जो विंडोज़ टास्क बार है उसने स्क्रीन का कोई एरिया कवर नहीं किया हुआ और हमें जो फुल स्क्रीन है वो अवेलेबल है वेब पेज के लिए। आज के लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है वो है फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है HTML फॉर्म्स को जो कि हमने किसी वेब पेज में यूज़ किए होते हैं। एक वेब पेज में हमने जितने फॉर्म्स क्रिएट किए होते हैं, इट मीन्स हमने फॉर्म के जितने टैग्स यूज़ किए होते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। जैसा कि हमने डॉम के टॉपिक में पढ़ा था कि जो डॉम इनेबल्ड ब्राउज़र्स होते हैं वो एक वेब पेज से रिलेटेड वेब पेज के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने पास कीप करते हैं। तो फॉर्म्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसे वो फॉर्म की अरे में रख रहे थे। तो जैसे ही हम एक फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं तो उस फॉर्म का जो रेफरेंस है वो फॉर्म्स की अरे में जो है वो स्टोर हो जाता है और उस रेफरेंस के थ्रू हम उस फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो एक पेज में हमने एक जो है अगर एक फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ किया है तो वो फॉर्म जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे यानी जो ज़ीरो इंडेक्स है फॉर्म्स अरे का वहाँ पे जाके उसका रेफरेंस स्टोर होगा। इसी तरह से अगर हमने उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म यूज़ किया है तो उसका जो इंडेक्स है वो फॉर्म्स अरे के फर्स्ट इंडेक्स या सेकंड जो एंट्री है वहाँ पे स्टोर होगा। तो हम फॉर्म्स अरे के थ्रू जो है उन फॉर्म्स को और फिर उसके एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर्म्स अरे जो है वो फॉर्म्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कीप करती है। इसी तरह से जो एलिमेंट्स की अरे है, अगेन हमने देखा था कि जो फॉर्म्स की अरे है उससे जो नीचे का लेवल है वो एलिमेंट्स की अरे है जो कि किसी स्पेसिफिक फॉर्म से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास कीप करती है। तो हम एलिमेंट्स की जो अरे है उसे यूज़ करते हुए हम फॉर्म्स के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखें वही जो डॉम हायरार्की है कि हमने डॉक्यूमेंट पे गए, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है फॉर्म्स की अरे है उसमें से हमने कोई स्पेसिफिक फॉर्म चूज़ किया और उसके बाद जो है हमने उसके एलिमेंट्स की अरे में से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पे हम पहुँचे और उसके किसी भी जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए फॉर एग्जांपल डॉट वैल्यू, हमने उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब देखेंगे जब हमारे पास एक पेज हम बनाते हैं और फॉर एग्जांपल उस पेज में हमने कोई फॉर्म जो है वो ऐड नहीं किया तो हमारे पास जो फॉर्म्स की अरे होती है वो एम्प्टी होती है और उसमें किसी पेज का रेफरेंस नहीं होता। अब जैसे ही एक फॉर्म ऐड करते हैं अपने वेब पेज में तो उसका रेफरेंस जो है वो फॉर्म्स अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे उसका रेफरेंस जो है स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप एक और फॉर्म अगर यूज़ करते हैं उसी पेज के अंदर तो
उस फॉर्म्स रे के 1 इंडेक्स पे उस सेकंड वाले फॉर्म का रेफरेंस जो है वो अवेलेबल होगा। आप इस स्लाइड पे देखें कि हमने बॉडी के जो टैग है उसमें एक फॉर्म का टैग हमने लिखा है जिसका नेम हमने रखा है फॉर्म 1। अब इस फॉर्म के अंदर आप देखेंगे 2 इनपुट फील्ड्स हैं या 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब जो ब्राउज़र है वो फॉर्म्स की अरे में इस फॉर्म का जो है रेफरेंस रखेगा, और जो एलिमेंट्स की अरे है उसमें वो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 जो है इस फॉर्म के उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो रखेगा। इन फॉर्म के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो एक मेथड ये है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स की अरे में से आप देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है तो 0 इंडेक्स के ऊपर होगा, फॉर्म्स 0 डॉट नेम। अब नेम जो है आप देखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नेम है, तो हमने बाय नेम उस एट्रीब्यूट को लिखा, डॉट वैल्यू एलिमेंट को लिखा और डॉट वैल्यू उस एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है वैल्यू का उसको हमने एक्सेस किया। तो आप देखेंगे इस मेथड से हमने जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है उसमें फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट था, उसके जो फॉर्म उससे रिलेटेड जो अरे थी उसके 0 इंडेक्स पे यानी फर्स्ट फॉर्म पड़ा हुआ है और उसमें नेम का एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है उसे एक्सेस किया। इसी तरह से इसका जो अल्टरनेटिव कोड है वो इस तरह से हो सकता है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम यानी फॉर्म 1 डॉट एलिमेंट्स अरे जो है उसका 0 इंडेक्स। अब आप देखेंगे इस फॉर्म के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एलिमेंट्स के 0 इंडेक्स पे होगी, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल होगा एलिमेंट्स 1 इंडेक्स के ऊपर और डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हमने रन टाइम के ऊपर हम किसी फॉर्म की जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स 0 डॉट ईमेल जो है वो सेकंड वैल्यू का नेम है डॉट वैल्यू, तो उसमें जो यूज़र ने वैल्यू ऐड की हुई है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट एलिमेंट्स 1 डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी फॉर्म की स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म के किसी एलिमेंट को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं हम उन्हें खुद से कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो हमारे पास जो इसका मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स 0 डॉट नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अली। अब देखें प्रीवियस एग्जांपल में हमने वैल्यू को रीड किया था, अब वैल्यू को हमने सेट किया है और अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो असाइन की है। जो सेकंड ऑप्शन है वो भी उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट एलिमेंट्स 0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अली। तो हम कोई सा भी जो है वो ऑप्शन यूज़ करके जो नेम वाला एलिमेंट है उससे उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जो सेकंड एलिमेंट है इसका ईमेल का उसकी वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स 0 डॉट ईमेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने उसे असाइन की, और इसका भी सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम फॉर्म 1 डॉट एलिमेंट्स की अरे के थ्रू उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सेट करें। तो इस तरह से आप देखेंगे हम जावा स्क्रिप्ट के कोड के थ्रू रन टाइम पे फॉर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रीड भी कर सकते हैं और उन्हें राइट भी कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये फॉर्म्स एलिमेंट को रीड और राइट करना हमें कैसे यूज़फुल हो सकता है। आप देखेंगे ये फॉर्म एक बिलिंग सिस्टम का फॉर्म है जिसमें यूज़र जो है वो प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, यूनिट कंज्यूम्ड और बिल जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब आप देखें कि यूज़र जो है वो प्रीवियस रीडिंग एंटर करता है, उसके बाद वो करंट रीडिंग एंटर करता है।
अब जो यूनिट कंज्यूम्ड कैलकुलेट होने हैं वो इस तरह से होने हैं कि प्रीवियस करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग, तो इतने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। हम जो रन टाइम पे एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग की वैल्यूज़ को रन टाइम पे कैप्चर करे और जो यूनिट कंज्यूम्ड वाली एलिमेंट है उस एलिमेंट को सेट कर दे उस रिज़ल्ट के साथ। और इसी तरह से जो यूनिट कंज्यूम्ड है उसकी बेस पे जो बिल कैलकुलेट हो रहा है वो फोर्थ एलिमेंट जो है उसमें सेट कर दें। तो यूज़र जो है जस्ट वो अपनी रीडिंग टाइप करेगा प्रीवियस करंट रीडिंग, और बाकी के जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो जावास्क्रिप्ट है वो सेट कर देगा। तो इस एग्जांपल को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम करना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट होगा वो एलिमेंट 0 और एलिमेंट 1 जो है फॉर्म का उसे एक्सेस करेगा, और एलिमेंट 3 जो है उसे सेट करेगा एलिमेंट 2 माइनस एलिमेंट 1 की वैल्यू के साथ, और एलिमेंट 3 जो है उसके लिए बिल कैलकुलेट करेगा, जिसके लिए फॉर एग्जांपल हमने यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 5 ये बिल रखा हुआ है। तो इस तरह से वो इन दोनों वैल्यूज़ को सेट कर देगा। अगर आप कोड देखें, इसमें जो हाईलाइटेड कोड है आप देखें कि इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर किए हैं जिन्हें हमने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, करंट, प्रीवियस, यूनिट और बिल। तो ये वेरिएबल्स जो हैं वो कीप करेंगे इन वैल्यूज़ को। आप देखेंगे जो पहला टास्क था वो हमने एलिमेंट 0 और एलिमेंट 1 यानी फर्स्ट जो एलिमेंट्स के लिए इसमें 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर हैं, पहला और दूसरा एलिमेंट, उनकी वैल्यू को हमने रीड करना था। आप देखेंगे इसमें जो करंट वाला वेरिएबल है वो एलिमेंट्स 1 इंडेक्स यानी सेकंड एलिमेंट को रीड कर रहा है, और जो प्रीवियस वाला वेरिएबल है उसमें जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आके स्टोर हो रही है। इसके बाद हमने एक चेक लगाया है कि अगर करंट रीडिंग इज़ लेस देन प्रीवियस रीडिंग तो एक अलर्ट मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाए। एल्स के केस में क्या होगा कि जो एलिमेंट्स 2 है हमारे पास उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी करंट माइनस प्रीवियस। अब देखिए एलिमेंट्स 2 मींस के थर्ड एलिमेंट जो कि यूनिट्स का एलिमेंट था फॉर्म के अंदर, उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी करंट माइनस प्रीवियस के कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं। और जो लास्ट लाइन है उसमें आप देखेंगे जो एलिमेंट्स का थर्ड इंडेक्स है यानी फॉर्म के अंदर जो फोर्थ एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हमने सेट किया है फॉर्म यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यूनिट कंज्यूम्ड जो थे वो पड़ा हुआ था फॉर्म 1 डॉट एलिमेंट्स 2 यानी थर्ड एलिमेंट डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आप इस फंक्शन के अंदर देखें कि ये जो फंक्शन है वो पहले तो एलिमेंट 1 और 2 यानी उनकी वैल्यूज़ को रीड कर रहा है, उसके बाद जो है उस पर एक चेक लगा रहा है कि जो एलिमेंट 2 की वैल्यू है वो एलिमेंट 1 की वैल्यू से कम नहीं हो सकती। अगर वो वैलिड इनपुट है तो वो थर्ड और फोर्थ की वैल्यू को सेट कर रहा है। अब आप देखें कि जो यूज़र है उसे जस्ट 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है और बाकी की कैलकुलेशंस जो है वो जो है वो स्क्रिप्ट खुद से कर लेगा। अब आप देखें इस फंक्शन को हमने कॉल कैसे किया। आप देखेंगे हम जो इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं वो ये है कि यूज़र जैसे ही सेकंड एलिमेंट यानी जो कि करंट रीडिंग का था उस एलिमेंट को जैसे ही यूज़र टाइप करता है तो उस टाइप करने के बाद जैसे ही फोकस आउट करेगा यानी ऑन चेंज उस इवेंट के ऊपर हम इस इवेंट को फंक्शन को कॉल करें और वो उन दोनों वैल्यूज़ को रीड करने के बाद थर्ड और फोर्थ को ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू साइन कर दें। तो आप देखें कि जो सेकंड फील्ड थी हमारे पास करंट रीडिंग वाली जो सेकंड एलिमेंट था उस फॉर्म के अंदर उसके हमने ऑन चेंज के ऊपर उस फंक्शन को कॉल कर लिया कि यूज़र जैसे ही उस वैल्यू में टाइप करता है और टाइप करने के बाद वो जैसे ही फोकस आउट करता है यानी वहाँ से चेंज करता है तो फंक्शन कॉल हो फंक्शन उन दोनों पहली वैल्यूज़ को रीड करे और थर्ड और फोर्थ को सेट कर दें। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हम
रन टाइम के ऊपर जो है फॉर्म की वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं और जो है फॉर्म्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेजर यूज़ है फॉर्म ऑब्जेक्ट का, वो फॉर्म डाटा को वैलिडेट करना भी होता है कि हम जो है रन टाइम के ऊपर यूज़र ने जो इनपुट लिखी है फॉर्म फील्ड में, हम उस इंफॉर्मेशन या इनपुट को रीड करते हैं और देखते हैं कि वो वैलिड इनपुट है या नहीं है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक फॉर्म है जो कि यूज़र का नेम ले रहा है, यूज़र का ईमेल, एज और जेंडर जो है उसे इनपुट के तौर पे ले रहा है। फॉर एग्जांपल हम जो है ये चेक लगाना चाह रहे हैं कि जो फुल नेम है वो एम्प्टी नहीं हो, यूज़र नेम जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, और इसी तरह से हम ये चेक लगाना चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया है वो वैलिड होना चाहिए। तो हम जो है इस फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट जो है उसके ऊपर फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि देखेगा ये जो है इनपुट जो है वो वैलिड इनपुट है या नहीं है। आप इस एग्जांपल में देखें कि जो हाईलाइटेड कोड है इसमें हम फॉर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे एक्सेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो उसमें यूज़र ने इनपुट एंटर की है वो एम्प्टी तो नहीं है। आप देखेंगे इस फंक्शन में सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट एलिमेंट्स ज़ीरो डॉट वैल्यू के थ्रू हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को रीड किया, उसे वेरिएबल एक्स को असाइन कर दिया। अब आप देखेंगे हमने इफ़ कंडीशन के थ्रू एक्स के ऊपर चेक लगाया है कि ये वैल्यू नल हो या एम्प्टी हो, तो आप जो है एक अलर्ट मैसेज जो है वो जनरेट कर दें, फर्स्ट नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। तो इसके बाद आप देखेंगे हमने इस फंक्शन को जो कॉल किया है वो फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट के ऊपर, यानी जैसे ही यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है तो फॉर्म का डाटा सबमिट होने से पहले ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। वो जो है जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू को रीड करेगा और रीड करने के बाद देखेगा कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो अलर्ट मैसेज जनरेट कर देगा, अदरवाइज़ वो डाटा को सबमिट कर देगा। इसी तरह से जो सेकंड चेक जो हमने इस फॉर्म पे लगाना था वो था ईमेल की वैलिडिटी को चेक करना कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं। अगर हम एक वैलिड ईमेल एड्रेस की बात करें तो हमें पता है कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें @ सिंबल लाजमी यूज़ होता है। इसी तरह से जो @ सिंबल होता है उसके और जो डॉट होता है उसके बीच में एटलीस्ट जो है वो 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उसके बाद जो है जो लास्ट डॉट है उसके बाद भी हमारे पास कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए। तो यूजुअली ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस जो है वो कंसीडर होता है। आप देखेंगे हमने एक फंक्शन लिखा जो कि ईमेल की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। आप अगर कोड को देखें डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में आप देखेंगे हमने इस दफ़ा जो वैल्यू को एक्सेस किया है वो एलिमेंट के इंडेक्स के बजाय हमने बाय नेम एक्सेस किया है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें अलाउ करता है कि हम बाय नेम भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने फॉर्म के अंदर जो नेम रखा था ईमेल वाली फील्ड का, वो ईमेल था। उस वैल्यू के थ्रू हमने बाय नेम एक्सेस किया उसकी वैल्यू को और उसे वेरिएबल एक्स को असाइन कर दिया। जो सेकंड लाइन है इस फंक्शन की उसमें आप देखेंगे हमने एक वेरिएबल एट पोजीशन है और उसमें हमने लिखा है एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ @ सिंबल। अब देखेंगे जो एक्स है उसमें वो ईमेल वैल्यू पड़ी हुई है जो कि यूज़र ने एंटर की थी, और हमने डॉट इंडेक्स ऑफ
का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग की का जो पोजीशन है वो रिटर्न करता है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो हमें रिटर्न करेगी कि जो @ सिंबल है उसकी पोजीशन क्या है। अगर @ सिंबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें 0 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हमें उसकी जो पोजीशन है वो रिटर्न होगी। इसके बाद देखें जो सेकंड एक अहम पॉइंट होता है वो डॉट पोजीशन की लास्ट इंडेक्स होता है। मतलब एक ईमेल एड्रेस के अंदर @ सिंबल से पहले भी डॉट आ सकता है, वो वैलिड होता है, लेकिन जो अहम पोजीशन होती है वो लास्ट इंडेक्स होता है। तो हमने जो है बिल्ट इन फंक्शन है लास्ट इंडेक्स उसे यूज़ किया और उसके थ्रू हमने जो डॉट है उसकी पोजीशन हमने रीड की और उसे वेरिएबल डॉट पोजीशन के ऊपर हमने असाइन कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे हमने जो कंडीशन है उन्हें चेक किया है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऐड पोजीशन अगर लेस देन 0 इट मींस के वो जो ईमेल यूज़र ने ऐड किया है उसमें @ जो है वो सिंबल है ही नहीं, तो एरर मैसेज हमने जो है वो जनरेट करवाना है। और ऐड पोजीशन सॉरी डॉट पोजीशन इज लेस देन ऐड पोजीशन +2। अब देखेंगे डॉट पोजीशन जो वेरिएबल था उसमें डॉट की लास्ट जो अकरेंस थी उसकी पोजीशन पड़ी हुई थी। अगर वो ऐड पोजीशन +2 यानी ऐड पोजीशन और डॉट लास्ट डॉट है उसके बीच में जो 3 मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए वो नहीं है, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कि डॉट पोजीशन +2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x डॉट लेंथ। यानी डॉट पोजीशन के बाद जो वैलिड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसे हमने चेक किया। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमने जो है अलर्ट मैसेज एक जनरेट करवा दिया, नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं उसी तरह से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऑन सबमिट के ऊपर कॉल किया था कि यूज़र जैसे ही सबमिट प्रेस करता है तो जो है पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो वैलिडेट करे कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं है, उसके बाद डाटा को सबमिट करें। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है उन्हें यूज़ करके फॉर्म को वैलिडेट भी कर सकते हैं। लेक्चर के आखिर में हम समराइज़ करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने पास कीप करता है और हम कैसे जो है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं URLs रीड करने के लिए। फिर हमने नेविगेटर ऑब्जेक्ट है उसे यूज़ करके यूज़र का जो ब्राउज़र है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। फिर हमने स्क्रीन का ऑब्जेक्ट यूज़ किया और इसमें हमने देखा कि हम यूज़र से जिस स्क्रीन के ऊपर पेज को ओपन कर रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आखिर में हमने फॉर्म ऑब्जेक्ट को जो है वो स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि हम फॉर्म्स की वैल्यू को रन टाइम पे रीड भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ को सेट भी कर सकते हैं। फिर हमने जो है वैल्यूज़ को रीड किया और उसके कुछ बेसिक जो है वैलिडेशन उसे हमने देखा कि हम कैसे वैलिडेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो जो आज का लेक्चर है हमारे पास वो जावास्क्रिप्ट का 4th लेक्चर था। अभी तक जो हमने जावास्क्रिप्ट का पढ़ा था वो बेसिक सिंटैक्स पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है कि हम कैसे जो है HTML एलिमेंट्स को रन टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर थर्ड लेक्चर और 4th लेक्चर जो था इसमें हमने जो है जावा स्क्रिप्ट जो HTML ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमने रीड करना और उन्हें जो है उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना सीखा और उसके बाद बेस पे जो है वो डायनामिक इफ़ेक्ट्स जो हैं हमने वो
ऐड किए वेब पेजेस पे। तो इसके साथ ही हम जावास्क्रिप्ट का जो टॉपिक है उसे अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी PHP को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल चाहिए तो इसमें जो हमारे पास बुक है बिगनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, उसके चैप्टर नंबर 11, और जो कोर बुक है जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ कर रहे थे वो है लर्न जावास्क्रिप्ट, उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11। तो इन चैप्टर्स में आप मज़ीद मटेरियल जो है वो पढ़ सकते हैं इन टॉपिक्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में PHP स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।